नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। महाराजा कंपटीशन क्लासेस करौली में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दोस्तों हुकम सिंह गुनावत। तो देखिए दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, एमपी संविदा कर्मी, इन तमाम परीक्षाओं को लेकर के संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियों को हमने प्रारंभ किया है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और देखिए, इसमें एक चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है दोस्तों। भाषा शिक्षण के 6 यूनिट हमारी परीक्षा में सिलेबस के रूप में दिए गए हैं, जिनमें से पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट व्याकरण से संबंधित है। चौथा, पांचवा, छठवां यूनिट शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो आपके सिलेबस में इकाई 4 या यूनिट 4 आप पढ़ रहे हैं, जो कि 5 अंक का होगा। 5 प्रश्न आने हैं इसमें से। और इसी इकाई 4 में जितने चैप्टर बनेंगे उनको हम पढ़ाएंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। जिन लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक है उसका। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए दोस्तों, चालू कर रहा हूँ मैं। इससे पहले चैप्टर संख्या 1 में मैंने आपको बताया कि भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं, इन विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है हमारी प्राचीन विधि, एक होती है दोस्तों प्राचीन विधि हो गई। इसके बाद में होती है कैसी, आधुनिक विधि। और एक हमारी विधि होती है नवीनतम उपागम, जिसे आप लोग बोलते हैं। तो ये हो गई प्राचीन विधि, आधुनिक, इसे नवीन विधि भी कहते हैं, और नवीनतम विधि। इस प्रकार भाषा शिक्षण की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे भाषा शिक्षण की कौन सी विधियों की, प्राचीन विधियों की। तो याद रखें मित्रों, प्राचीन काल में आप जानते हैं शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। तो प्राचीन जो विधि है, इस प्राचीन विधि की 2 विधियां हैं, मुख्य 2 विधि हैं। एक पाठशाला विधि होती है, एक व्याकरण अनुवाद विधि होती है। यानी पुरानी जो विधि है, प्राचीन विधि है, प्राचीन विधियों में हम 2 विधियों को गिनेंगे, पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। इसे हम भंडारकर विधि भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, भंडारकर, यानी इसी को कहते हैं भंडारकर विधि। तो इस प्रकार से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि भंडारकर विधि कैसी है, बोला प्राचीन विधि है। भंडारकर का दूसरा नाम क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। और पाठशाला विधि कैसी है, बोला प्राचीन विधि है। तो प्राचीन विधियों को आप पढ़ रहे हैं। प्राचीन विधियों को 2 भागों में बांट दिया, यानी प्राचीन विधियां ये समझ लीजिए कि 2 हैं हमारी, पाठशाला और व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक, अब देखते हैं पाठशाला विधि। प्राचीन विधियों में पहले मैं चर्चा करूंगा पाठशाला विधि की, फिर ये क्लियर होने के बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण अनुवाद विधि को। तो देखिए, आज का हमारा वीडियो है पाठशाला विधि। ठीक, यानी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों पाठशाला विधि। साथ में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप। नोट्स नहीं बनाते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं नोट्सों को। टेलीग्राम चैनल पर सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम चैनल को आप खोलिए और वहाँ हुकम सिंह गुनावत नाम से आप उसे खोल सकते हैं। तो देखिए, ध्यान लगाएं, पाठशाला विधि ये हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। तो एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। इस विधि में मैंने लगभग 15 पॉइंट लिखे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पाठशाला विधि में जो प्रमुख 15 पॉइंट है, इन्हीं से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है जब पाठशाला विधि की बात होती है। तो ध्यान लगाएं, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है, ये है भाषा शिक्षण की
प्राचीनतम विधि है। यानी मैं कह सकता हूँ ये भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। प्राचीन एक अलग बात है और प्राचीनतम यानी बहुत ज़्यादा पुरानी, इसलिए इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं। तो भाषा शिक्षण की प्राचीनतम कैसी विधि मित्रों? प्राचीनतम विधि है कौन सी? पाठशाला विधि। ठीक, इसके बाद में दूसरे पॉइंट पर आइए, उपनाम यानी पाठशाला जो विधि है इसे किन किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो पाठशाला विधि को पंडित विधि भी कहते हैं। पहला पॉइंट, पाठशाला विधि क्या कहते हैं? पंडित विधि। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि पंडित विधि कहलाती है बोला पाठशाला विधि। इस पाठशाला विधि को वैयाकरण पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैयाकरण पद्धति। इस पाठशाला विधि को गुरुकुल पद्धति भी कहा जाता है। तो ये तीन नाम हो गए इसके पाठशाला विधि के उपनामों में। पहला हो गया पंडित विधि, दूसरा हो गया आपका वैयाकरण पद्धति, तीसरा हो गया गुरुकुल पद्धति। क्लियर हुई बात? इसके बाद में तीसरे पॉइंट पर आ जाइए, लिख सकते हैं, भले ही आप नोट्स बनाना चाहें साथ में ही लिखिएगा। अच्छी प्रकार से सारे पॉइंटों को याद करेंगे तो भली बाती से हम प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे। अच्छा, तीसरा है मित्रों मुख्य उद्देश्य। देखो दोस्तों, एक कोई भी शिक्षण विधि हो उसके कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मुख्य उद्देश्य की। यानी जो पाठशाला विधि है प्राचीन समय में गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, तो गुरुकुल ही पाठशाला होते थे। तो उसमें पढ़ाते समय इस विधि से जब पढ़ाते तो मुख्य उद्देश्य क्या होता था? यानी शिक्षक का भी मुख्य उद्देश्य क्या होता और विद्यार्थी का भी मुख्य उद्देश्य क्या होता? तो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करना ये विद्यार्थी का मुख्य उद्देश्य होता था। यानी चार जो हमारे पुरुषार्थ होते हैं जिन्हें हम चतुष्टय पुरुषार्थ के नाम से भी जानते हैं, उनकी प्राप्ति करना ही विद्यार्थी का मुख्य क्या होता था? उद्देश्य। कौन सी विधि में? पाठशाला विधि में। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि किस विधि में विद्यार्थी का मुख्य उद्देश्य चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति। चार पुरुषार्थ क्या होते हैं इनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि एक हो गया अपना धर्म। क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया क्या? धर्म। ठीक, फिर हो गया अपना क्या? अर्थ, फिर हो गया काम, और फिर हो गया मोक्ष। तो इस प्रकार से ये चार पुरुषार्थ होते हैं। इस तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति करना ही पाठशाला विधि का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। ठीक, हाँ, विद्यार्थी धर्म के अनुसार चले उसे इस प्रकार से ढाला जाता था। अर्थ यानी विवाह उपरांत वो अर्थ पैसा कमाए, अपनी आजीविका चलाए। काम यानी काम अपने संतान वृद्धि इत्यादि, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन। इस प्रकार से ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेना विद्यार्थी का मुख्य उद्देश्य होता था। किस विधि में? पाठशाला विधि में। ठीक, इसके बाद में आ जाइए आप पॉइंट नंबर 4, यानी यहाँ है अपना विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब क्या है दोस्तों? विद्यारंभ का मतलब है विद्या का प्रारंभ। यानी पाठशाला विधि में विद्या प्रारंभ कैसे की जाती थी? तो देखिए, उपनयन संस्कार के साथ विद्या प्रारंभ होती थी। यानी उपनयन संस्कार से संस्कारों की संख्या याद रखें 16 होती है। 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है अपना कौन सा? उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार के साथ ही विद्या प्रारंभ होती थी। विद्यार्थी को जब वो गुरुकुलों में छोड़ा जाता था तो सबसे पहले इधर देखेंगे आप गायत्री मंत्र, ये 15वां पॉइंट है। तो सबसे पहले उसे गायत्री मंत्र सिखाया जाता था। यानी सर्वप्रथम इसी का जाप करता था, इसी मंत्र का, गायत्री मंत्र का जाप करता था कौन? विद्यार्थी। और गायत्री मंत्र के जाप करने के बाद फिर क्या होता था? उसे विद्या प्रारंभ कर दी जाती थी। 16 संस्कारों में से उस समय उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के साथ ही विद्या प्रारंभ होती थी। ठीक, तो पाठशाला विधि में विद्या प्रारंभ होती थी इस संस्कार के साथ उपनयन। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, देखिएगा 5वां, गुरु शिष्य संबंध। बहुत ही अच्छा है, गुरु शिष्य संबंध। यानी गुरु शिष्य के संबंध उस समय में कैसे थे?
तो प्राचीन काल में याद रखिए जब पाठशाला विधि से पढ़ाया जाता था तो गुरु शिष्य के संबंध पिता और पुत्र के समान होते थे। किसके समान होते थे मित्रों? पिता और पुत्र के समान, यानी पिता पुत्र के समान गुरु शिष्य के संबंध होते थे। किस विधि में? पाठशाला विधि में। ठीक। इसके बाद में छठवां पॉइंट, शिष्य की स्थिति क्या थी, यानी शिष्य की क्या स्थिति थी। जैसे वर्तमान में शिष्य बोलते हैं हम स्टूडेंट अंग्रेजी में, तो उसकी स्थिति क्या थी? तो याद रखें शिष्य क्या? छात्र कहलाता था। छात्र, शिष्य को क्या कहते थे मित्रों? छात्र। क्यों कहते थे छात्र उस जमाने में शिष्य को? छात्र यानी छत्र से बना है, जिसका अर्थ होता है कवच। कवच यानी जिस प्रकार से शरीर की रक्षा के लिए कवच होता है, उसी प्रकार से गुरु की रक्षा के लिए छात्र होता था। छत्र, छत्र का मतलब प्रत्येक कठिन से कठिन परिस्थितियों में, गुरु की प्रत्येक समस्या में छात्र उनका साथ देंगे, गुरु का साथ देंगे। एक कवच की भांति गुरु की रक्षा करता था छात्र, इसीलिए शिष्य को छात्र कहा जाता था पाठशाला विधि के दौरान। अगला 7वां स्टेटमेंट देखिएगा, यूरोप में, याद रखना मित्रों, यूरोप में इस विधि का व्यापक प्रभाव था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पाठशाला विधि का प्राचीन समय में सर्वाधिक प्रभाव कहाँ था? यूरोप में। और ये प्रभाव मित्रों 1835 में लगभग समाप्त हो गया, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। तो यूरोप में इस विधि का व्यापक यानी विस्तृत प्रभाव था पाठशाला विधि का। ठीक। अगला नेक्स्ट आ जाइए आप, अगला है अपना 8वां। तो 8वां पॉइंट क्या है देखिए, शिक्षण के प्रारंभ में और अंत में। यानी मैं कह सकता हूँ कि पाठशाला विधि के दौरान जब पढ़ाना प्रारंभ किया जाता था और जब भी अध्याय की समाप्ति होती थी, तो प्रारंभ में और अंत में छात्र जो होता था वो ओमकार यानी ओम शब्द बोलता था, ओमकार बोलता। क्या बोलता था मित्रों? ओम। तो ये भी एक बढ़िया प्रश्न है कि किस पद्धति में, किस विधि में छात्र विद्या प्रारंभ से पहले और समाप्ति के बाद, यानी अपने अध्याय को पढ़ने से पहले और समाप्त करने के बाद में ओम शब्द का उच्चारण करता, ओमकार बोलता, तो वो है पाठशाला विधि। नेक्स्ट हम देखेंगे 9वां पॉइंट है मित्रों कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह सेवानिवृत्त के बाद होता था। यानी सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त होता था, जिसमें छात्र क्या करते थे? उपस्थित होते थे ब्रह्म मुहूर्त में और जल में खड़े होकर के उत्तर दिशा की ओर अपना क्या करते थे? मुंह कर लेते थे और मुंह करके जल में आचमन करते थे, यानी 2-3 बार आचमन करते थे जल में। तो ये भी प्रक्रिया इस विधि के दौरान होती थी। सुबह विद्यार्थी जल में खड़े होकर के और आचमन करते थे, जल से आचमन करते थे। तो याद रखिएगा मित्रों, ये हो गया यानी सूर्योदय के समय की बात थी। इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती। नेक्स्ट है अपना कौन सा? 10वां पॉइंट देखिएगा, लॉर्ड मैकाले, जिसे भारत में हम अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में एक शिक्षा नीति लागू की और ये की थी 1835 में। लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा नीति चलाई 1835 में, और ये जब शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई तो इस शिक्षा नीति के बाद ये जो हमारी पाठशाला विधि है ये लगभग समाप्त सी हो गई। यानी लॉर्ड मैकाले के समय से ही विद्यालय प्रारंभ हो गए थे, पाठ्य पुस्तकें आ गई थी और प्रत्येक कक्षा के अनुसार पाठ्य पुस्तक विधि अपनाई जाने लगी। पाठ्य पुस्तक सभी विषयों से संबंधित थी। ये जो विधि थी इसमें केवल एक विषय को पढ़ाया जाता, समय भी बहुत लगता था, तो इस प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया। पाठशाला होती थी, ये विद्यालय खोल दिए गए थे, पुस्तकें होती थी, अलग अलग विषयों का ज्ञान दिया जाने लगा। पहले केवल संस्कृत का ज्ञान दिया जाता था, उसके बाद में समय भी बचा, प्रत्येक को 1 घंटे दिया गया। यहाँ इसमें सारा समय एक ही विषय में लगा देते थे। तो इस प्रकार से लगभग सीए समाप्त हो गई लॉर्ड मैकाले के आने के बाद, यानी अंग्रेजी शिक्षा आई तो ये समाप्त हो गया मामला। अच्छा 11वां पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इसमें अनुशासन बहुत कठोर होता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है अनुशासन की।
यानी पाठशाला विधि में अनुशासन बहुत कठोर होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुशासन बहुत कठोर था। जैसा कि गुरु के सोने के बाद ही विद्यार्थी सोते थे, गुरु के जगने से पहले विद्यार्थी जग जाते थे, गुरु की हर बात को मानना, गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करना, इस प्रकार से बहुत कठोर अनुशासन था। अच्छा, नेक्स्ट अब कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पाठशाला विधि से संबंधित है। जैसा कि पॉइंट संख्या 12 है पारायणिक। देखो वैसे तो पारायणिक जो है वो पारायणिक विधि में हम पढ़ेंगे। पारायणिक विधि होगी, शेषवर मंत्रों का वाचन आएगा पारायणिक विधि, पर यहाँ देख लेते हैं पाठशाला विधि में भी पारायणिक शब्द है। तो पारायणिक क्या होता है मित्रों, गुरु के आदेश को मानने वाले छात्र क्या कहलाते थे, पारायणिक कहलाते थे। प्रश्न पूछेगा कि प्राचीन समय में या पाठशाला विधि में पारायणिक का मतलब क्या होता था, तो गुरु के आदेश को मानने वाले छात्र क्या कहलाते थे, पारायणिक कहलाते। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है 13वां पॉइंट अंतेवासी। ये भी देखो पाठशाला विधि से संबंधित है। क्या होता है अंतेवासी, तो अंतेवासी क्या होते थे दोस्तों, आश्रम जो गुरुओं के आश्रम होते, आश्रम में ही निवास यानी रहने, आश्रम में ही निवास करने वाले छात्रीय लोग क्या कहलाते थे, अंतेवासी या अंतेवासिन कहलाते थे। याद रखना। तो ये भी पूछ सकता है कि पाठशाला विधि के दौरान गुरु के आश्रम में ही रहने वाले छात्र क्या कहलाते थे, अंतेवासी। अगला पढ़ते हैं 14 पॉइंट नंबर 14। देखिए पंडित, पंडित का मतलब क्या है पाठशाला विधि में, तो पंडित शब्द से आज से है जो छात्र वेद का ज्ञाता हो जाता, जो भी छात्र वेद को रट लेता, वेदों का ज्ञाता हो जाता, वही छात्र पंडित कहलाता। क्या कहलाता मित्रों, पंडित। यानी जिन छात्रों को वेद रट जाते थे, वेद का ज्ञान हो जाता था, उन्हें पंडित कहते थे। इसीलिए पाठशाला विधि को पंडित विधि भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद में गायत्री मंत्र, ये मैं बता ही चुका हूँ 15वां, कि सबसे पहले छात्र को इसी गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता था। क्या कराया जाता था, जाप। सबसे पहले गायत्री मंत्र जो कि 24 अक्षरों वाला अपना होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरह गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता था। तो ये 15 पॉइंट है मित्रों जो आपको याद रखने हैं। अब इस पाठशाला विधि की याद रखें, ये हमने लिखा याद रहें। इस विधि की निम्न प्रविधियां होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, प्रविधि। यानी पाठशाला विधि की कई प्रविधियां हैं, लगभग 8-10 प्रविधियां हैं। उनको मैं अगले चैप्टर संख्या 3 में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे पाठशाला विधि से संबंधित क्या क्या पॉइंट है। फिर उसके बाद में हम पाठशाला विधि की प्रविधियां पढ़ेंगे, तब जाके हमारी एक पाठशाला विधि क्लियर होगी। फिर हम प्राचीन विधियों में व्याकरण अनुवाद विधि पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अगला पाठ लेंगे आधुनिक, फिर अगला लेंगे नवीनतम। इस तरह हमारी विधियां समाप्त होंगी। तो धन्यवाद मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए इतना समय निकाल करके हम मेहनत करके और आपको ये वीडियो बनाते हैं और आप इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कई लोग देख के ही छोड़ देते हैं, तो उनको अगला वीडियो हासिल नहीं होता है। बिल्कुल जुड़ जाइए, कोई वीडियो कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से अगर जुड़े रहेंगे, एक एक वीडियो को 3-3 बार देखिए, तो आपकी परीक्षा जब होगी तो उसमें आपको लगभग 15% से चंद विधियों के आएंगे, 12-13% लगभग आप कर ही देंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करें मित्रों, इसको बिल्कुल कंटेस्ट करें। तीसरा चैप्टर आगे चलेगा। धन्यवाद।